नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। अमित शाह पहुंचे हैं तमिलनाडु और कोशिश है कि तमिलनाडु में अगले वर्ष है चुनाव, उसको लेकर माहौल बनाया जाए। एआईडीएमके और भाजपा के बीच में हो चुका है गठबंधन। इसकी वजह से अन्नामलाई की राजनीतिक बलि दी जा चुकी है। अब बात यह उठ रही है कि भाई अमित शाह कैसे वहां पर एआईडीएमके और भाजपा के गठबंधन का माहौल बना पाएंगे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं रहता दिल्ली में हूं, पर मेरे कान तमिलनाडु में लगे रहते हैं। मतलब साफ है कि एआईडीएमके और भाजपा यह दोनों 2026 के चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कितना है माहौल और क्या है वर्तमान परिस्थिति, इन दोनों विषय पर करना पड़ेगा चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले कुछ महीनों में एम के स्टालिन बहुत तेजी से न्यूज़पेपर्स में छाए हुए थे। हर तरफ उन्हीं की खबरें आ रही थी। इसी बीच में एक खबर आई कि एआईडीएमके और भाजपा के बीच में हो गया है गठबंधन। क्योंकि 2023 में यह दोनों पार्टियां अलग हो गई थी। एआईडीएमके ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि भाजपा उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रही है। उसके बाद कहा गया कि हम दोनों अलग हो रहे हैं और उसका नतीजा यह आया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईडीएमके और भाजपा दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। अगर वह दोनों साथ लड़ते तो नतीजे थोड़े अलग हो सकते थे। अगर मैं आपको कोयंबटूर सीट का एग्जाम्पल दूं, जहां से के अन्नामलाई खड़े थे, जो कि भाजपा के उस समय तमिलनाडु के अध्यक्ष थे, उनको लगभग मिले थे 5.5 लाख वोट। एआईडीएमके के उम्मीदवार को मिले थे 2.5 लाख वोट और डीएमके के उम्मीदवार वह जीत गए थे 4 लाख वोट से। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर यह दोनों साथ आए होते, नतीजे बदल सकते थे। तो अब जब 2026 आने वाला है, तो ऐसे में एआईएडीएमके और भाजपा इन दोनों को लगा कि भाई साहब अगर साथ नहीं आएंगे ना, तो सरकार नहीं बनने वाली। कारण यह है कि अगर आप 2021 का विधानसभा चुनाव देखेंगे, तो उस चुनाव में भी आप जो वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, वह वोटिंग परसेंटेज टक्कर दे रहा है डीएमके को। जहां पर एआईडीएमके और भाजपा यह दोनों मिलकर 41% वोट पाए थे, वहीं पर डीएमके को मिले थे 4% वोट। और अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें, तो यहां पर भी डीएमके को लगभग 35% वोट मिले थे, वहीं पर एआईडीएमके को अपने दम पर 30 और भाजपा को मिले थे 11% वोट। तो मतलब साफ है कि भाई अगर साथ मिलकर लड़ते तो माहौल थोड़ा बदल सकता था। क्योंकि डीएमके के साथ वहां पर कांग्रेस है, ऐसे में उनके वोट बटते नहीं है। लेकिन डीएम यहां पर भाजपा और एआईडीएमके, इनके वोट बैंक आपस में बिखर जाते हैं। इस वजह से जब तक यह साथ नहीं आएंगे, सीधे तौर पर यह डीएमके को यहां पर नहीं हटा सकते हैं। अब चूंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे तो भाई डीएमके, क्योंकि एम के स्टालिन वहां के सबसे प्रभुत्वशाली नेता हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन वह भी उस लीगेसी को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप नोटिस करेंगे कि 2 बार से लगातार वहां पे सरकार चल रही है इनकी, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि भाई उन्होंने एक तरीके से अपनी लीगेसी को यहाँ पे डाउनग्रेड ही किया है। क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर मैनिफेस्टो दिया था, उस मैनिफेस्टो के बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से यहां पर उठा है और इस मुद्दे पर एम के स्टालिन घिरते हुए भी नजर आए हैं। शायद इसी वजह से भाषाई राजनीति यहां पर शुरू हुई। और यह भाषाई राजनीति शुरू होती है आपकी एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि त्रिभाषा नीति को समर्थन करता है, तो ऐसे में चूंकि तमिलनाडु ने त्रिभाषा नीति को स्वीकार नहीं किया, केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला 2175 करोड़ का बजट इनको नहीं मिला शिक्षा के लिए। अब उसको लेकर पूरा माहौल बना। अब चूंकि यह कहा गया कि भाई त्रिभाषा नीति के आधार पर तमिलनाडु के ऊपर हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अब यह राजनीति गरमाएगी तो जरूर, क्योंकि तमिलनाडु में भाषा का मुद्दा हमेशा से ही चलता चला आया है। आप यह समझिए कि जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय यह मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था। उसके बाद यह क्षेत्र टूटा, कहां से? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रूप में। और इसका मुख्य कारण था भाषा। जी हां, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषाई क्षेत्र के रूप में अलग हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में हमेशा से ही भाषा विवाद रहा है और हिंदी को लेकर एक
एक दिक्कतें वहां पर, एक तल्ख राजनीति हमेशा आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो करुणानिधि जो कि एम के स्टैलिन के पिताजी थे, उन्होंने भी अपनी राजनीति कुछ इसी तरीके से यहाँ पर बनाई थी और फिर उन्होंने सरकार बनाई, वह भी वहां पे मुख्यमंत्री रहे थे। तो बात स्पष्ट है कि आप वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो तमिलनाडु की राजनीति भाषा के आधार पर ही टिकी हुई है और बीजेपी को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई ये हिंदी पट्टी की पार्टी है, अगर ये यहाँ पर आ जाएगी तो यह हिंदी भाषा को यहाँ पर थोपने का प्रयास करेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और मुद्दा यहाँ पे स्टालिन साहब ने उठाया था, वह था कि भाई जो यहाँ पर परिसीमन होने वाला है, डिलिमिटेशन होने वाला है। अब डिलिमिटेशन का मुद्दा अप्रैल के महीने में बड़ा छाया हुआ था, क्योंकि उस समय यह लग रहा था कि जनगणना हो रही है, जनगणना के नतीजे आएंगे, उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा। चूंकि भारतीय संविधान में जो संशोधन 2002 में हुआ था, उसके आधार पर कहा गया कि 2026 में करा जाएगा परिसीमन। अब उसमें जो जनसंख्या के आधार पर होने वाला था, तो ऐसे में दक्षिण भारत के राज्यों को कम सीटें मिलती, वहीं पे उत्तर भारत के राज्य जो है इसमें ऐसे लेके चले गए होते। यह सब चीजें प्रमुखता से यहाँ पे उभर रही थी और इस राजनीति को लेकर पूरे दक्षिण भारत राज्य एक मंच पर आ चुके थे। लेकिन अब सामने आया है कि भाई जो जनगणना होने वाली है वो 2027 में शुरू ही होगी, तो मतलब यह है परिसीमन फिलहाल 2029 तक तो नहीं ही हो सकता है। अब उसके बाद होना होगा तो होगा। और अमित शाह ने यह भी कहा, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय का भाग है, गृह मंत्रालय का भाग है, उन्होंने यह साफ कहा कि भाई फिलहाल की जो स्थिति है उसमें हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी राज्य को घाटा नहीं होगा। खासकर दक्षिण भारतीय राज्य जिनको यह परेशानी लग रही है, उनको हम स्पष्ट करना चाहते हैं, उनको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो अब बात यह है कि यह दो मुद्दा प्रमुखता से आपको उठता दिखाई देगा 2026 के विधानसभा चुनाव में। अब चूंकि एआईडीएमके और भाजपा साथ आए हैं, तो ऐसे में माहौल तो बनेगा ही और अन्नामलाई की राजनीतिक बलि यहां पर दी जा चुकी है। लेकिन ऐसा मत मानिए कि उनके रोल को यहां पर खत्म कर दिया गया है। हो सकता है कि उन्हें भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि उनकी राजनीति यहाँ पे खत्म हो गई है। आने वाले समय में उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहले वो रह चुके हैं आईपीएस ऑफिसर और भाजपा के कद्दावर नेता हैं। अगर तमिलनाडु में जो वोट बैंक भाजपा का बढ़ा है, कैसे बढ़ा है आपको मैं यहां बताता हूं कि 2016 का जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा का वोट मात्र 2% था, मात्र 2% था विधानसभा में, और वह बढ़कर 2021 में बढ़ के पहुंच गया लगभग 8.5% का। यहां तक कि हम बात करें लोकसभा चुनाव के 2019 में यह वोट बैंक मात्र 3% का था, जो 2024 के यहां पर लोकसभा चुनाव में पहुंच गया है लगभग 11% का। तो आप समझ सकते हैं कि के अन्नामलाई ने कितना यहां पर काम किया है। तो ऐसे में भाजपा कुछ क्षेत्रों में काफी अच्छा करते भी दिखाई दे रही है, खासकर चेन्नई का क्षेत्र हो गया, कोयम्बटूर हो गया, रामेश्वरम हो गया, इन सब क्षेत्रों में भाजपा ने अपने वोट बैंक को काफी हद तक बढ़ाया है। तो 2026 का विधानसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर एआईडीएमके और भाजपा यह दोनों मिलकर सही तरीके से राजनीति यहां पर कर पाए और अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाए, तो आपको 2026 का चुनाव इंटरेस्टिंग होता दिखाई देगा। अन्यथा एम के स्टालिन लगातार तीसरी बार शपथ लेते आपको दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।